नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम अफेयर्स में। पिछली दो क्लासों में हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा। आज हम हिमाचल प्रदेश के आधुनिक इतिहास को देखेंगे। ये आपका एचपीजी की सीरीज का 23rd लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिखों का रिलेशन देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने पहाड़ी राज्यों में भाई कल्याणक को हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु चंदा एकत्रित करने भेजा। जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने भाई कल्याणक को पहाड़ी राज्यों में भेजा ताकि हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसके निर्माण हेतु वो चंदा एकत्रित कर सकें। मैं आपको सिख गुरुओं के बारे में बता देता हूँ। टोटल सिख गुरु थे 10। पहले थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म यानी सिख रिलीजन की स्थापना की थी। दूसरे आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि, पंजाबी जो लैंग्वेज है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी। थर्ड है गुरु अमरदास। फोर्थ गुरु हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। फिफ्थ आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी जो अमृतसर में है। साथ ही इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को शरण देकर उसकी सहायता भी की थी। उसी कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी गुरु अर्जुन देव जी को। सिक्स्थ है गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सातवें गुरु हैं गुरु हरिराय। उनके बाद आते हैं 8वें गुरु हरकिशन और 9th है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के समय में मुगल साम्राज्य औरंगजेब के हाथ में था और औरंगजेब उस समय ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा था, यानी उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने में मजबूर कर रहा था। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को भी इस्लाम धर्म अपनाने में मजबूर किया, इन्हें टॉर्चर भी किया, मगर इन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया और लास्ट में इनकी हत्या कर दी। 10th है आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन। तो ये 10 सिख गुरु थे। मैंने आपको इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने पहाड़ी राज्यों में भाई कल्याणक को भेजा ताकि हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु चंदा एकत्रित कर सकें। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि गुरु अर्जुन देव जी ने भाई कल्याणक को पहाड़ी राज्यों में भेजा चंदा एकत्रित करने के लिए ताकि हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर सकें। छठे गुरु हरगोविंद जी ने बिलासपुर के राजा की तोहफे में दी हुई जमीन पर किरतपुर का निर्माण करा। किरतपुर अभी आपका पंजाब में पड़ता है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने कहलूर में जमीन लेकर मुखौवल गांव की स्थापना की। वही आपका मुखौवल गांव लास्ट में आनंदपुर साहिब कहलाया, इस समय आनंदपुर साहिब बोलते हैं। तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर ने कहलूर में जमीन लेकर मुखौवल गांव की स्थापना की और वो अभी आनंदपुर साहिब कहलाता है। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने एक भगानी साहिब की लड़ाई लड़ी थी राजा भीमचंद के साथ, तो इसका आपको पता होना चाहिए, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे असम की रानी रत्ना राय ने दिया था। असम की रानी रत्ना राय ने गुरु गोविंद सिंह को एक सफ़ेद हाथी दिया था जो कहलूर के राजा भीमचंद को पसंद आ गया था। प्राचीन समय में बिलासपुर को कहलूर कहते थे। तो राजा भीमचंद को वो हाथी पसंद आ गया था और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से वो हाथी मांगा, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो उसी के कारण उनके बीच में भगानी साहिब का युद्ध होता है। भगानी साहिब का युद्ध कब होता है? 1686 में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीत जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई होती है राजा भीमचंद और हिंडूर के राजा हरिचंद के साथ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के बाण से यानी तीर से हरिचंद की मृत्यु हो जाती है, हिंडूर के राजा हरिचंद की। मगर बाद में क्या होता है, जो हरिचंद होता है उसके वंशजों को उनकी ज़मीन वापस दे दी जाती है और कहलूर का राजा होता है भीमचंद, उनके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह 5 वर्षों तक पांवटा साहिब में रहे और 10वें ग्रंथ की रचना करी। तो सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश होते हैं उस टाइम, वो गुरु गोविंद सिंह जी को सिरमौर बुलाते हैं और वो 1883 से 1888 तक सिरमौर में रहते हैं और 5 वर्षों में 10वें ग्रंथ की रचना करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम गोरखों का आक्रमण देखते हैं हिमाचल प्रदेश पर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस समय कांगड़ा का राजा होता है घमंडचंद और वो कांगड़ा के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, मगर कांगड़ा किले पर नहीं कर पाता। घमंडचंद के बाद संसार चंद II कांगड़ा के राजा बनते हैं और वो 1782 में जय सिंह कन्हैया की सहायता से मुगलों से कांगड़ा किला छीन लेते हैं।
संसार चंद ने 1794 में केहलूर पर आक्रमण किया और ये आक्रमण ही उसके पतन का कारण भी बनता है। जो संसार चंद होता है वो कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा भी होता है और इसी के समय में कांगड़ा की जो सीमाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार भी होता है। तो संसार चंद ने 1794 में केहलूर पर आक्रमण किया और ये आक्रमण उसके पतन का कारण भी बनता है। प्राचीन समय में बिलासपुर को ही केहलूर कहते थे, जो बिलासपुर था उसे केहलूर कहते थे प्राचीन समय में। और जिस समय संसार चंद ने केहलूर पर आक्रमण किया यानी 1794 में, उस समय केहलूर का राजा था महान चंद। तो महान चंद के समय में संसार चंद ने आक्रमण किया केहलूर पर और केहलूर के राजा महानचंद अपनी हेल्प के लिए गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाते हैं और अमर सिंह थापा 1806 में महलमुरिया स्थान पर, जो कि हमीरपुर में, उस स्थान पर संसार चंद को हरा देते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महलमुरिया जो स्थान था वहाँ पर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा संसार चंद को हरा देते हैं। संसार चंद उसके बाद कांगड़ा किले में छुप जाता है और फिर उसके बाद वो ज्वालामुखी की संधि करता है। 1809 में ज्वालामुखी की संधि करता है महाराजा रणजीत सिंह के साथ। महाराजा रणजीत सिंह के साथ वो ज्वालामुखी की संधि करता है, उसके बदले उसे 66 गांव और कांगड़ा किला महाराजा रणजीत सिंह को हेल्प के तौर पर देना पड़ता है। 66 गांव और कांगड़ा किला। तो हेल्प के तौर पर संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला देना पड़ता है। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा देता है और कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार बनता है देसा सिंह मजीठिया। ये कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम गोरखों और सिखों का युद्ध देखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलोनी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। ये युद्ध क्यों हुआ? जो गोरखे थे उन्होंने जो पहाड़ी रास्ते थे यानी जो ट्रेडिंग रूट्स थे पहाड़ों में, तिब्बत के साथ जो ब्रिटिशर्स का व्यापार होता था उन रूट्स पे कब्जा कर रखा था और साथ ही उन्होंने अपनी टेरिटरी का विस्तार भी करना शुरू कर दिया था, यानी बढ़ाना शुरू कर दिया था। जो ब्रिटिशर्स के पास गांव थे उन पर भी अटैक करके उन्होंने अपनी टेरिटरी में उन्हें मिला दिया था। तो ये युद्ध होना अनिवार्य था। तो ये युद्ध होता है आपका 1814 में, एंग्लो नेपालीस वॉर भी बोलते हैं इसको। तो ये किसके नेतृत्व में होता है? जनरल डेविड ऑक्टोलोनी के नेतृत्व में। और ये युद्ध चलता है आपका 1814 से लेके 1816 तक। और इसका परिणाम क्या निकलता है? जो गोरखे होते हैं वो हार जाते हैं और एक संधि होती है संगौली की संधि। ये एक इंपॉर्टेंट संधि है। इसमें साइन होते हैं 2 दिसंबर 1815 को और किसके बीच में होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी और राजगुरु, नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा, ये नेपाल की तरफ से होते हैं जिन्होंने साइन किए होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो 2 दिसंबर 1815 को संगौली की संधि पे साइन होते हैं। इसके तहत जो काली से लेकर सतलुज तक का एरिया है उस पर ब्रिटिशर्स का राज होगा और साथ ही जो ये गोरखे होते हैं इनको नेपाल वापस लौटना पड़ेगा। तो आपका एंग्लो नेपालीस वॉर होता है 1814 से 1816 तक। अब हम प्रथम एंग्लो सिख वॉर देखते हैं। ये कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और प्रथम एंग्लो सिख वॉर होता है, जो एंग्लो सिख वॉर, उसमें सिख हार जाते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। जो ये संधि होती है यानी ट्रीटी होती है, साइन होती है 9 मार्च 1946 को। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत जो ब्यास से लेकर सतलुज का एरिया है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है, द्वितीय एंग्लो सिख वॉर यानी सिख युद्ध। इसमें भी सिख होते हैं वो हार जाते हैं। ये आपका 1848 से लेके 49 तक होता है। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं लॉर्ड डलहौजी। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड डलहौजी। उनके समय में द्वितीय एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से लेके 49 तक। और इसमें भी सिख हार जाते हैं और सिखों की जो सारी टेरिटरी होती है उसमें ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।